हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। आज का ये जो लेक्चर है ये क्लास 11 का लेक्चर है। क्लास 11 का मैथमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में और जो हम लोग टॉपिक जो कवर कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर इज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 11th क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं, कुछ फंडामेंटल्स है मैथमेटिक्स के जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एज यूजुअल सीबीएसई बोर्ड में ये सब इंक्लूड नहीं किया जाता 10th के पहले तक। तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं वो चीजें आपको बता दूं, उसके बाद अपन चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक क्या कवर किया था, मैंने आपको कुछ बेसिक आइडियाज दिए थे नंबर सिस्टम वगैरह के बारे में। उसके बाद हम लोग देखे थे रेशनल, इरेशनल। उसके बाद हम लोग आए थे किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। राइट, मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वैसे नंबर्स जो रियल नहीं होते हैं, वैसे नंबर्स हम लोग के सामने अभी तक 10th क्लास तक नहीं आए थे। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स चैप्टर तो एक अलग सा चैप्टर है, लेकिन मैं यहां पे कुछ आपको बेसिक आइडिया देना चाहता था और वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया। ठीक है, तो आपको ये जानकारी हो गई होगी अब तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, एंड जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दो पार्ट होता है, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। आयोटा के पास वाला जो टर्म होता है, आयोटा के साथ वाला, तो एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। मान लीजिए कि अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, b इज इक्वल टू 0, तो समझो ये पूरा टर्म तो गया, ये पूरा टर्म गया, तो ये नंबर क्या हो गया, दिस इज प्योरली रियल। समझ रहे हो, प्योरली रियल हो गया। और अगर a 0 हो जाता तो दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। तो यहां पे दो टर्म आएगा आपके सामने, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अब मैंने एक चीज और आपको बताया था कि पूरा जो रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे आता है, तो भैया अगर b को 0 करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल बनेगा, मतलब रियल नंबर्स यहीं से तो निकल के आ रहे हैं हमारे सामने। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बेसिक आइडियाज आ गए होंगे आपके सामने, आपके दिमाग में। ठीक है, तो साथ ही साथ मैंने ये बताया था लास्ट लेक्चर में कि बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये सब जो बेसिक ऑपरेशंस थे मैंने आपको करने बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हार्ड नहीं है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज डिवीजन। राइट, डू यू रिमेंबर दैट इन डिवीजन व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर टर्म। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो टर्म आता है उसको रेशनलाइज करना होता है। क्यों भाई, क्यों रेशनलाइज करना होता है, बिकॉज वी हैव टू इलिमिनेट आयोटा इन द डिनोमिनेटर। और आयोटा को कैसे इलिमिनेट करेंगे, द ओनली थिंग वी हैव इज वी हैव टू डू रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, कुछ बेसिक कंसेप्ट। साथ ही साथ मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। तो मैंने आपको पूछा था कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो 10 तक का बच्चा क्या बोलेगा, इसके सर एक सॉल्यूशन होंगे, x इज इक्वल टू -1। मैंने आपको ये बताया, तो मैंने आपसे ये पूछा था कि इसके बाकी के दो सॉल्यूशन कहां गए। इट मींस इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन, राइट, द डिग्री इज 3, सो इफ इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन इट शुड गिव 3 रूट्स। भले ये हो सकता है कि 3 रूट्स में एक ही रियल हो, बाकी दो भैया इमेजिनरी तो है ना, बाकी दो, तो इमेजिनरी रूट्स को भी अब हम लोग देखेंगे। समझ रहे हो, अब 10 तक हम लोग नहीं है कि सिर्फ रियल रूट्स को देखें और बता दे कि सर इसके एक ही रूट है -1। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। आपको क्या बोलना है, दिस इक्वेशन हैज 3 रूट्स, 1 रियल एंड रेस्ट टू 1 इमेजिनरी। तो भैया इमेजिनरी पता कैसे करोगे, तो शायद बहुत लोगों ने आप लोग किए होंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं फिर से यहां पे बोल देता हूं, इसको इधर लाओगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हो 1 क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलाज भी देखने वाले हैं। मैं यहां पे बताता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब 0 हो गया तो ये कब 0 हो सकता है भैया, कब 0 हो सकता है, या तो ये वाला पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, या तो ये वाला पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जब ये वाला पार्ट 0 करते हो तो x इज इक्वल टू -1 तो आ जाता है हमारे सामने। लेकिन जब ये वाला पार्ट 0 करेंगे ना अपन, तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहां से आएगा आपका, फैक्टराइज करोगे तो ये वाला, इसका रूट्स हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। याद होगा आपको, 10th में पढ़ा था आपने। ठीक है, तो इसका रूट्स मैं डायरेक्टली लिखता हूं, माइनस एक्स इज इक्वल टू -b, तो मतलब 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट डी। याद है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना 1, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 तो -3, याद है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, -1 प्लस माइनस
√3 -1 को मैं आयोटा लिख देता हूं, अंडर रूट -1 को डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम लोग के सामने 3 रूट इसके आ गए भाई। 3 रूट क्या क्या है, तो 3 रूट, एक तो x इज इक्वल टू -1, दूसरा x इज इक्वल टू -1/2, सॉरी 1/2, माइनस नहीं आएगा, तो दूसरा रूट हो गया 1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और तीसरा रूट क्या हो गया जी, x इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो देख लो आप, यहां से आपको दिख भी रहा हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो अब से इस टाइप के क्वेश्चंस का आपके पास परफेक्ट फुल कंप्लीट सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर में और तो कुछ छूटा नहीं था, आपको बेसिक ऑपरेशंस मैंने बताया। चलो अगला टॉपिक लिखो, जो इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज छूटा हुआ है, लिखो इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, राइट डाउन इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे एक फिर से अगेन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने निकल के आएंगे, आपको ध्यान रखना है उस चीज को। इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखो भैया इक्वालिटी तक तो बात सही है, समझ में आ जाती कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल, तो लिख लो यहां पे टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल if and only if their real parts as well as imaginary parts are equal। ठीक है, समझ आया बात को। देखो यहां पे दो चीजें, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने ये सामने आएंगी। पहला बात तो हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं अभी, इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सही है। तो इक्वालिटी डिफाइन हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल कब बोल सकते हैं, तो सीधा सीधा बात है आपके दिमाग में रखना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल बोल रहे हैं, इट मींस बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर शुड हैव सेम रियल पार्ट एज वेल एज सेम इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पे अगर कोई जैसे बोले कि इन इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने क्या बोला, इन इक्वालिटी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोल सकते, क्या ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 5 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो सर 5 2 से बड़ा है। -5 -2 से बड़ा होगा या छोटा होगा, तो -5 -2 से छोटा है, ऐसा बोलते हैं ना, छोटा बड़ा ग्रेटर स्मॉलर, राइट। तो यहां पे जो है ना, छोटा बड़ा ग्रेटर स्मॉलर यहां भूल जाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी बोलना इलॉजिकल बात है, ठीक है, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता, वो चीज इनवैलिड होगा। सो इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इनवैलिड टू से, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि भैया दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा बड़ा है, तो सर ये क्वेश्चन ही आपका गलत है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ ये बोल सकते कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का बाद में हम लोग मैग्नीट्यूड वगैरह निकालेंगे, वो बता सकते कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका आर्गुमेंट ज्यादा है, वो सब हम लोग डिटेल आउट में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर। बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी इक्वल when two complex number equal only when if their real part as well as their imaginary part are equal, but inequality in complex number is not defined, फाइन। तो ये चीजें आप लिख लो, आप भूल जाओगे बार बार, आप नोट्स में लिख लो ताकि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है। तो टू इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लो z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d है, तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, इफ a इज इक्वल टू c एंड नॉट और। एंड और में फर्क आता है आपको, एंड मतलब दोनों, और मतलब ये या वो, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां पे एंड लगाना है। तो ये जब डिफाइंड होगा देन वी कैन से दैट देन z1 इज इक्वल टू z2, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है इक्वालिटी। अब लिख लो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनइक्वालिटी, यहां पे आप नोट में डाल लो, नोट में डाल लो कि टू कॉम्प्लेक्स numbers
कैन नॉट बी कंपेयर्ड। समझ रहे हो बात को? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, कंपेयर किया ही नहीं जा सकता भैया। तो यहां पे आप लिख सकते हो और इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट डिफाइंड, एक्चुअली इज नॉट डिफाइंड। देखो ये सब बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूं, ये सब बाद में आपको चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन ये सब चीजों का यूज होगा आगे जाके बहुत सारे चैप्टर में। तो ये सब चीजें ना आपको एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दे लो। फिर हम लोग देखेंगे ना यार, चैप्टर तो स्टार्ट करना ही है अपने को, चैप्टर तो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर धीरे धीरे जाएंगे चैप्टर पे। लेकिन चैप्टर पे आने से पहले दिक्कत तो यही है ना 11th क्लास में, चैप्टर आप कर लोगे, चैप्टर आप करके एनसीईआरटी कंप्लीट कर लियो, आप कुछ भी नहीं जानते हो, आप उसका 10% अभी आप कवर नहीं कर पाए हो। ये बात आप ध्यान में रखो, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी को अगर छोड़ के देखो, एनसीईआरटी में भैया कुछ नहीं दिया हुआ है 11th में, 12th में भी एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक है। हाँ, बेसिक क्लियर करने के लिए एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी करते हो तो आप बिल्कुल किसी कंपटीशन में कुछ कर नहीं पाओगे। ये बात एकदम क्लियर रखो। ठीक है, तो इस अनुसार अपना टारगेट अगर आप सेट किए हो कि मुझे ये करना है, मुझे आईआईटी निकालना है, ठीक है, तो भैया अभी से आप चीजों को देख लो कि हमें उसके अनुसार कैसे अपना स्ट्रेटेजी तैयार करना है। ठीक, तो इस तरीके से मैं आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी इनइक्वालिटी हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला आगे टॉपिक लिखो। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में जो नोट्स प्रोवाइड किया था, राइट, नोट्स जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट का लिंक डाला था, उसमें मैंने जो नोट्स आपको दिया था ना, उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी था जो मैं पढ़ाया नहीं था, जैसे डिविजिबिलिटी वगैरह। तो होप आप अगर नोट्स को डाउनलोड किए हो तो उसको पढ़ के आए होगे। मैं एक बार मैं डिविजिबिलिटी बताने वाला तो नहीं हूं, आपको बहुत पहले से पता है, 10 तक वो सारी चीजें हम लोग को क्लियर होती है। जैसे 2 से नंबर कोई कब डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड होगा, 4 से कब होगा, 5 से कब होगा, 6 से कब होगा, 8 से कब होगा, 7 का कोई रूल नहीं है। ठीक है, 8 से कब होगा, 9 से कब होगा, 10 से कब होगा। तो ये सब बेसिक डिविजिबिलिटी 11th वाला भी रूल आपको पता होगा कि ठीक है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो वो सारी डिविजिबिलिटी वाला रूल आपको पता होगा। अपन सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे डिविजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत भूल गए हो वो आइडिया आ जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप भी साथ साथ बनाओ, आप अपना आंसर वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर निकाल के बताओ। ठीक है, ऐसा आ गया है। कुछ भी मैं देता हूं तो कमेंट करने की कोशिश करो, मुझे पता चले कि आप लोग कितने एक्टिव हो, कितने व्यूअर्स एक्टिवली रूप से इसे देख रहे हैं हमारे वीडियोस को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो अगला, डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं बता नहीं रहा हूं, बस उस पर क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि पता चल जाए कि आपका बेसिक एकदम क्लियर है डिविजिबिलिटी वाला। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, लिखो कंसीडर अ नंबर, क्वेश्चन, कंसीडर अ नंबर n इक्वल टू, एक नंबर आपको कंसीडर करना है, लिखो 21p53 Q4। देखो ये नंबर आपको कंसीडर करना है। देखो इसमें कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, लेकिन 7 डिजिट में 2 डिजिट मिसिंग है, मतलब वेरिएबल है, वो क्या है, P एंड Q। शायद आपको यही फाइंड करना है P एंड Q, बट कंडीशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, कंडीशन आपको एक इसके अकॉर्डिंग दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको बस अकॉर्डिंग टू कंडीशन यू हैव टू अप्लाई द, ठीक है, कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट अप्लाई करना है और उसका P और Q का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, कंसीडर अ नंबर n इज इक्वल टू 21p53 Q4। देखो आगे बढ़ो, लिखा हुआ है कि पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर PQ। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं, PQ का जोड़ा। ठीक है, PQ का कितना ऐसा जोड़ा पॉसिबल है, मतलब अगर मान लो P 2 होता है तो Q को 4 होना पड़ेगा, तो 2 4 एक जोड़ा हुआ। ठीक है, तो 2 4 1 3 ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर आर पॉसिबल, यू हैव टू फाइंड दैट।
राइट। तो हम लोग क्वेश्चन लिखो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर PQ so that n is divisible by 9। n is divisible by 9। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, आप अगर वीडियो को पॉज करके आप बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन को। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 11, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 12 एंड तीसरा ऑप्शन है 10 एंड 8। 10 ऑप्शन डी इज 8, ठीक है। तो इसको आप बनाने की कोशिश करो। अब 9 का क्या डिविजिबिलिटी का रूल है आपको पता होना चाहिए। पहला बात तो पहला कंसेप्ट कि आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। दूसरा, अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है देन हाउ विल अप्रोच टू दिस क्वेश्चन। हम लोग इस पे अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे कोशिश करेंगे, कैसे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए बात को कि भैया ये क्वेश्चन दिया हुआ तो यहाँ पे PQ को निकालने के लिए हमको पहला स्टेप क्या करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पहला स्टेप इसको कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला बात, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि भैया सबको सम कर दो अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है। जैसे 3 का रूल है उसी तरीके का 9 का भी रूल है। अगर सब नंबर को प्लस करने के बाद अगर वो नंबर 9 से डिवाइड होता है देन वी कैन से दैट द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। फाइन। तो ये तो पूरा कंसेप्ट था। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे टोटल नंबर का सम कितना हो जाएगा, 2 + 1 + P + 5 + 3 + Q + 4। ये हुआ टोटल नंबर का सम। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 1 3 5 3 8 8 3 11 4 15, ठीक है। 15 + P + Q यही तो होगा। 3 5 3 8 8 3 11 और 11 4 15, ठीक है। 15 + P + Q। अब आपको सोचना आना चाहिए कि सोचो एक चीज कि ये नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, 9 का जो मल्टीपल आता है, 9 का जब पहाड़ा टेबल लिखते हो तो 9 के बाद 9 × 1 9, 9 × 2 18, 9 × 3 27। देखो इधर लिख लो आप 9 18 27। तो भैया 9 तो कभी आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये 15 है, ये नंबर निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। तो 9 आ नहीं सकता, ऑलरेडी ये नंबर 15 है। तो मतलब 9 का अगला टेबल में क्या आता है, 18। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि P + Q क्या हो जाए, 3 हो जाए। समझ में आ रहा है आपको, P + Q 3 हो जाए। अगर P + Q 3 होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 15 + 3 क्या होता है, 18। 18 इज डिविजिबल बाय 9, राइट। देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब देखो कि P + Q को 3 बना लो, पहला केस। तो केस 1 लिख दो, केस 1 P + Q को कितना हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, यही आपको करना है। दूसरा केस ले लो। दूसरा केस किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर हम 18 क्यों बनाए, हम इसको 27 भी बना सकते हैं। तो देख लो भैया, अगर 27 बना सकते हो, बन पा रहा है या नहीं, पहले वो भी देखना है। तो अगर मान लेते हैं कि 27 बनाना है तो सोच के देखो कि 27 बनाने के लिए P + Q को कितना बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो 15 है, 15 में 10 जोड़ोगे तो 25 आएगा, 2 और कम हुआ, मतलब 12 जोड़ना पड़ेगा। मतलब P + Q कितना होना पड़ेगा, 12 होना पड़ेगा। तो लिख लो P + Q को कितना होना पड़ेगा, 12 होना पड़ेगा, ठीक। 2 केस आपके सामने। अब किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इसको हम 27 तक ही क्यों ले, अगला टेबल भी तो है इसका, 9 चौक 36, तो 36 भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही है, 36 ले सकते हैं। लेकिन आप देखो तो सही कि 36 लेने पे क्या आता है, तो 36 लेने में डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 15 30, मतलब 15 और 6 कितना हो गया, 21। क्या 2 नंबर का सम करके 21 लाया जा सकता है, वो नंबर आपको 9 तक ही लेना है। तो 9 9 18, मैक्सिमम 18 हो सकता है, 21 तो आ ही नहीं सकता। तो ये केस हट जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये डिजिट P + Q का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 9 9 ले सकते हो, मैक्सिमम 9 और 9, तो 18 ही हुआ, वो तो केस पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा ये वाला केस पॉसिबल नहीं, केस पॉसिबल हुआ 18 एंड 27। 18 वाला केस हम लोग यहां लिख दिए, 27 वाला केस हम लोग यहां लिख दिए। अब इसका आंसर आप निकाल लो, बहुत बेसिक है, ठीक है। क्वेश्चन को करना कुछ नहीं, आप सोच लो कि 3 कब आ सकता है, P और Q क्या क्या रखने से 3 आएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, एक एक करके देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा कि सर 3 लाने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि P को 3 ले ले, इसको 0 ले ले, सही है। 3 0 लोगे तो भी तो 3 आ सकता है, कोई बोलेगा नहीं सर हम क्या करते हैं ना, इसको 2 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, बिल्कुल सही, ये भी कर सकते हो। अगला बच्चा बोले सर इसको 2 1 क्यों, हम इसको 1 इसको 2 ले सकते हैं, या फिर इसको 0 इसको 3 ले सकते हैं। इतना सारा तो पॉसिबिलिटी है। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं उतने सारे आंसर्स यहाँ पे आएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया हुआ है ना, आपको टोटल पॉसिबिलिटी निकालना है और टोटल आंसर फाइनल टिक करना है। तो इसमें कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। इससे ज्यादा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा नहीं, आपको खुद से अब आगे करना है। लगभग चीजें मैंने बता दी है।
तो इसको आप खुद से सॉल्व करो और आंसर लाओ। ठीक है, अगला पार्ट इसमें हम लोग देखते हैं। अगला पार्ट लिखो क्वेश्चन का। Write the second part. Number of values of q. Second part, number of values of q. ठीक है, so that number n is divisible by 8. So that number n is divisible by 8. अब देखो सीधा सीधा फंडा है ये क्वेश्चन, तो पिछले बार वाले क्वेश्चन से ज्यादा आसान है। अपन क्या करते हैं यहाँ पे, देखो सिंपल बात है, कोई नंबर 8 से डिविजिबल कब होता है। तो पहला बात, इसका रूल आपको पता होना चाहिए कि 8 से डिवाइड होने का रूल क्या है। तो सर इसका रूल ये है कि लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो आप बोल सकते हो कि पूरा नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। तो लास्ट 3 डिजिट पे हम लोग फोकस करते हैं। लास्ट 3 डिजिट है 3Q4। ठीक है, तो 3Q4 पे अगर हम लोग फोकस करेंगे, यहां पे लिख लो आप 3Q4। तो ये नंबर Q में आप Q का क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, जो ये नंबर पूरा नंबर जो है ना 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप रख के देख लो, सिंपल है। मुझे तो आंसर यहीं से दिख रहा है कि मैं 0 रखूंगा, एक बार 4 रखूंगा, एक बार 8 रखूंगा। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा आंसर दिख रहा है तो आप रख के देख लो। अगर आप सोच रहे हो कि 1 रखते हैं, ठीक है 1 रखते, तो क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 है 24 और 7 74, डिविजिबल नहीं है। 2 रखो, 8 चौक 32 और 4 बच गया, ये भी डिविजिबल नहीं है। 3 रखो, 3 भी डिविजिबल नहीं आएगा। 4 रखो, डिविजिबल होगा। 8 चौक 32, 24 8 है 24। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, Q का कितना वैल्यू पॉसिबल होगा, तो Q कैन बी 0, Q कैन बी 4 एंड Q कैन बी 8। तो यहां पे आंसर 3 आ जाएगा आपके सामने। अगला पार्ट लिखते हैं अपन। ठीक है, अगला पार्ट लिखो। अगला पार्ट भी आपको खुद से करना है। ठीक है, 11th में आ गए हो तो ये सारा कंसेप्ट ना 10 तक का कंसेप्ट है। बस मैं ये इसलिए रिवाइज कर रहा हूं कि विदाउट ये बेसिक कंसेप्ट को बिना जाने हुए हम लोग बहुत बड़े बड़े चैप्टर पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो चीज ध्यान देना। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, अगेन आपके सामने ये टर्म आ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स PQ। ठीक है, अब PQ का जो ऑर्डर्ड पेयर निकाला, सो दैट नंबर n इज किससे डिविजिबल हो जाए भाई, n is divisible by 14, n is divisible by, सॉरी 14 नहीं 44, ये क्वेश्चन है आपका। n is divisible by 44। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जिस पॉइंट से मैं सिर्फ वो वाला जहां पे आपका दिमाग नहीं जा रहा होगा, मैं सिर्फ वो यहां पे आपको बता दूं, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद करोगे। देखो यहां पे 44 जो नंबर है, पहला बात 44 का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल तो हमें पता नहीं है कि सर वहां पे 8 था, उसके पहले वाले क्वेश्चन में 9 था, तो 9 का रूल हमें पता था, 8 का रूल पता था। सर अब ये तो 44 आ गया ना, तो 44 का तो रूल ही हमें नहीं पता, तो बनाए कैसे इसे। तो 44 को 2 पार्ट में तोड़ दो भाई। 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, 4 into 11, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब 4 into 11 जैसे ही आप तोड़े हो तो 4 गुना 11 क्या, 11 चौक 44, पहला बात खत्म इधर। दूसरा 4 का रूल तो आपको पता है, 11 का रूल भी पता है। अगर कोई नंबर 44 से डिविजिबल है, इसका यही मतलब है ना कि वो नंबर 4 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। बस हो गया क्वेश्चन। आप 4 से कब होगा डिविजिबल, PQ का पेयर निकाल लो। 11 से कब होगा डिविजिबल, PQ का पेयर निकाल लो। खत्म करो कहानी, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आप इसका आंसर आप खुद कमेंट करोगे वीडियो के नीचे बनाकर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंसेप्ट है, बहुत सारा बेसिक चीजें हम लोग को पढ़ना है, टाइम बहुत कम है, तो आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट खत्म हुआ। इसका एक क्वेश्चन मैंने नोट्स में आपको दिया था और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करना। अगर नहीं हुआ सॉल्व तो अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब लिखो अगला जो है वो कुछ बेसिक सा चीज है, लिखो रिमाइंडर थ्योरम। ये भी 10th में अपन पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, लेकिन मैं फिर से यहां लिखा रहा हूं, आप लिख लो चाहे छोड़ दो। आप नोट्स मैंने जो प्रोवाइड किया उसमें ये सब लिखा हुआ है, ये सब का डिटेल दिया। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम होता है क्या, रिमाइंडर थ्योरम में वो आपको बता देता हूं बेसिक आइडिया। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर मान लो कोई एक पॉलिनोमियल है n डिग्री का, जैसे मान लेते हैं अपन x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, ये कोई मान लो पॉलिनोमियल है। अब क्या हम लोग को सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना 10 तक, कि सर अगर इसको x-1 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना देगा। तो हम लोग पूरा निकालेंगे क्या, हम लोग क्या पूरा करेंगे क्या, x-1 से पूरा डिवाइड करते एक एक करके। 5 मिनट इस डिवाइड में लगा,
उसके बाद इतना समय नहीं है अपने पास, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो इस पूरे इक्वेशन में। x इक्वल टू 1 जैसे ही पुट करोगे जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये चीज समझ में आ गया। अगर दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या था, दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। नाउ सेकंड वन इज फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? अब फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है ना भाई, कि अगर आप किसी मान लो x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर रहे हो और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इफ द रिमाइंडर इज 0 देन ओनली वी कैन से दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। समझ में आ रहा है बात? तो ये दोनों कंसेप्ट था हम लोग का, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट्स वगैरह में दिया हुआ है, अगर आपको देखना है लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट, चलो कुछ मैं एक दो इक्वेशन लिखता हूं, उसको पहले आप देखते हैं कि उसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। जैसे क्यूबिक इक्वेशन बहुत कॉमन आता है, 10 तक हार्ड लगता है क्यूबिक देखने में, सर क्यूबिक आ गया, उसको कैसे फैक्टराइज किया जाए। एक क्यूबिक इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये आपके सामने क्यूबिक है। अब 10 तक के बच्चे के सामने ये वाला चीज जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होकर आ जाता है। कैसे? पहला बात, सर क्वाड्रेटिक रहता है उसको तो हम लोग फैक्टराइज कर देते, क्यूबिक आ जाता है। तो क्यूबिक में पहला कंसेप्ट क्या आपके सामने, पहला जो रूट आपको निकालना होगा दैट इज यू हैव टू डू हिट एंड ट्रायल मेथड। पहला रूट कैसे निकालना होगा आपको, पहला रूट हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालो। अब देखिए भाई ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार हम 1 को रखते हैं, x इज इक्वल टू 1 को। अगर 1 को रखे तो 1 आ गया माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। ये कितना आ गया, 11 प्लस 1 12 और 12 माइनस 12 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही देखो क्यूबिक इक्वेशन जैसे ही आता है और आपके सामने अगर एक रूट मिल गया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो सर हम लोग इसके बाद क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 अगर रूट है तो x माइनस 1 से इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे डिवाइड किए तो यहां किससे डिवाइड होगा, एक्स क्यूब लाना x से, तो एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे तो यहां आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको माइनस करोगे तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x, अगेन माइनस 5x से आप इंटू करोगे तो माइनस 5x स्क्वायर और ये क्या आ गया प्लस 5x। करेक्ट, अब ये कटेगा तो 11x माइनस 5x 6x माइनस 6, आप किससे इंटू करोगे तो प्लस 6 से कर देंगे सर, तो 6x माइनस 6 ये कट गया। अब देखो क्या आ गया, यहां पे जो इसका फैक्टर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। समझ में आया? अब ये चीज तो आपको पहले से पता थी, तो सर बता क्यों रहे हो आप, जब मुझे पता है। तो देखो मैं इसका क्या करता हूं कि विदाउट डिवाइडिंग दिस, विदाउट हैविंग वन रूट, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ वन रूट, वी कैन फैक्टराइज दिस। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग को चलाना पड़ेगा। देखो तरीका तो यही है कि आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक और अप्रोच आपको बताता हूं जो हो सकता है कि कभी काम दे दे। ठीक है, जब आपको एक रूट हिट एंड ट्रायल से ना मिले। अभी मैं क्या करता हूं, मैं यही चीज वाला आंसर यहां पे लाता हूं। देखो ऐसा लिख सकते क्या इसको, एक्स क्यूब को तो हम एक्स क्यूब रहने देते हैं, ठीक, माइनस 6x स्क्वायर को क्या लिखते हैं ना, माइनस 6x स्क्वायर को ऐसा लिख सकते क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। बोलो जल्दी, सेम है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 6x स्क्वायर। हम लोग तोड़ के लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 11x को क्या ऐसा लिख सकते क्या, ध्यान से देखना, प्लस 5x एंड प्लस 6x माइनस 6। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भैया। अगर आप इसको लिख पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया, यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लिए एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, यस एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लिए बचा क्या, एक्स माइनस 1। ठीक है, यहां पे माइनस 5x कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहां बचा x माइनस 1, अगेन यहां पे प्लस 6 कॉमन ले लो, यहां भी बचा x माइनस 1। तो भाई x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 तीनों में बच रहा है, अगेन x माइनस 1 कॉमन ले लो, लोगे तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही चीज हम लोग यहां पे लाए थे डिवाइड करके, यही चीज हम लोग यहां से फैक्टर को तोड़ के भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि क्यूबिक का फैक्टर कैसे किया जा सकता है। मैंने ये एग्जांपल बस इसीलिए आपको बताया ताकि आपको ये अप्रोच भी समझ में आए कि किसी भी चीज का फैक्टर बेसिक तरीके से ही तोड़ा जाता है। 9th में भी हम लोग पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे, और अब 11th क्लास में हम लोग पहुंच चुके हैं।
तो अब ये जो बेसिक चीज है यहां पे आप गलत ना करें, क्योंकि क्वेश्चन पूरा गलत हो सकता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला टॉपिक, लिखो सम इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सम इंपॉर्टेंट देखो अब अगेन ये जो भी चीज इसके अंदर है, सम इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सारे फॉर्मूले आपने सुन रखे होंगे, पहले 10 तक सारा फॉर्मूला सुन रखे होंगे। मैंने नोट्स में भी अटैच किया, आज वाले नोट्स में आपको मिल जाएगा ये सारा चीज। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैं फिर भी लिखा रहा हूं, एक बार आप देखो और किसका क्या यूज आ सकता है। ठीक है, कुछ तो बेसिक है और कुछ आइडेंटिटीज जो आईआईटी में 1-2 बार पूछे भी गए, एकदम बेसिक कंसेप्ट है लेकिन पूछा जा चुका है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। और ये सब जो फॉर्मूले जो आपके सामने अभी आएंगे, ये फॉर्मूला मतलब ये समझ लो एवरग्रीन फॉर्मूला है, हर जगह यूज होगा आपके सामने। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बहुत लोगों को पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, सर हमको पता है, हम याद करके क्या करेंगे, जब काम आता है तब देख लेते हैं। ऐसा नहीं, अब आपको याद होना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 को किस फैक्टर में तोड़ सकते हैं, तो कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है, एक बार लिखते जाओ। जितना पहला नंबर लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तीसरा लिखो, तीसरा अपन यहां पे ये देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पे होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, एक चीज और ध्यान, यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले को आपस में भी रिलेट करके लिखा जा सकता है। जैसे यहां पे मैं बोलूं ना अगर कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखो, तो यहां पे लिख सकते हैं इसको ऐसा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा सोचो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वाला टर्म आएगा, तो ये वाले टर्म में हम लोग को ये वाला बनाना है, तो माइनस 2ab आया और उसको प्लस 2ab बनाना है, तो क्या करेंगे, प्लस 4ab जोड़ेंगे, तो यहां पे लिख सकते हो आप प्लस 4ab, तो ये वाला टर्म पूरा बन के अगेन यही वाला टर्म आ जाएगा। अच्छा, अब इसको कैसे लिखेंगे सर, तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसको माइनस 2ab बनाना है, तो मतलब माइनस 4ab से क्या करना पड़ेगा, वहां पे घटाना पड़ेगा 4ab से। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला था। 4 पार्ट लिखो आप a प्लस बी का होल क्यूब, और 5वां पार्ट लिखो a माइनस बी का होल क्यूब। 6ठा पार्ट लिखो a क्यूब प्लस बी क्यूब। 7वां पार्ट लिखो a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, आगे बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब तो सबको पता होगा। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, करेक्ट। और इसका क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये दोनों जो कभी भी आईआईटी वगैरह क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज होता है, डायरेक्टली तो इसको यूज करके तो बहुत बड़ा क्वेश्चन तो बनाया नहीं जा सकता, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में अगर ये फैक्टर आपको दिख जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। अब ध्यान रखें, इसको हम लोग देखो यहाँ पे बहुत सारे के दिमाग में याद चल रहा है सर a क्यूब प्लस बी क्यूब को तो यहीं से निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस दिस, तो वहां निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप लिख सकते हो कि a प्लस बी क्यूब का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट अब जो फैक्टर आएगा जो आपको याद रखना है, इसका एक दूसरा फैक्टर है जो ऐसा है a प्लस बी। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको करना है तो आप लिखो a प्लस बी, उसके बाद लिखना है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था कि सर एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, तो एक रूट तो आपने लाया था क्या, x इज इक्वल टू -1, जो कि 10th का बच्चा भी आंसर करेगा कि a क्यूब अगर -1 है तो a का क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो a इज इक्वल टू -1। लेकिन उसके दो रूट्स और भी पॉसिबल है जो कि इमेजिनरी रूट्स हैं, तो वो रूट्स हम लोग इसके मदद से निकाले थे। ठीक है, अगला इसमें लिखो a माइनस बी का होल क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ठीक है, ये चीज। अब इसको दूसरा तरीके से कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये था कुछ बेसिक फॉर्मूला, 7 हम लोगों ने लिखा है।
अगला लिखो। ठीक है, इसी में अगला लिखते हैं 8 नंबर। आठ नंबर जो है वो है ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा, आप लिख लेना इसको। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देख के चलो, ये आईआईटी में एक बार पूछा भी गया है इसके ऊपर क्वेश्चन। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फैक्टर जो है क्या होता है सर? तो इसका फैक्टर आप लोगों को शायद पता होगा, 10th तक भी ये सब चीजें आ जाती है, आरडी शर्मा वगैरह में होती है। तो ए प्लस बी प्लस सी, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस वाले फॉर्मूले में, जरा ध्यान से देखना, आईआईटी ने किस तरीके से इसको पूछा था। अच्छा, पहला चीज तो ये कि सर अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर ये जीरो हो जाता है, या फिर इसका सेकेंड ऐसा बोला जा सकता है कि ये वाला टर्म किसके बराबर हो जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाए। तो ये कब होगा भैया 3abc? कब होगा? जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो हो जाए। तो ये कब जीरो हो सकता है? इसका दो केस है, हमारे सामने दो केस आता है, या तो ये जीरो हो जाए, ठीक है, दूसरा, या फिर ये जीरो हो जाए। समझ रहे हो बात को? या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। अब बच्चे के सामने सबसे आसान चीज तो ये आता है कि ये जीरो तो सबको दिख जाता है, सब लोग बोल देगा कि ये कब जीरो होगा, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। पहला चीज ये सबको दिख जाता है। जो चीज नहीं दिखता वो चीज ये है कि अगर ये जीरो हो जाए तो क्या होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाए तो क्या होगा। और इसी कंसेप्ट पे आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो वेक्टर 3D के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको जोड़कर। ठीक है, तो अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाता है भाई, तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट यहीं पे है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तो सामने दिख रहा है, लेकिन ये वाला टर्म जीरो हो जाए तो क्या होगा। अब इसको देखने के लिए थोड़ा सा हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? तो देखो यहां पे इस वाले चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं यहां पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्या हम लोग ऊपर नीचे 2 और 2 से इंटू डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कर दिए तो देखो ये क्या बना, 1/2 को बाहर ही रखो और अंदर बना 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ca। बस जो हमें काम था शायद वो दिख रहा है। अब क्या करें अपन, a स्क्वायर 2a स्क्वायर है ना, तो उसको ऐसा लिख दो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर उसको क्या लिखो, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अगर ऐसा लिखते तो फायदा क्या होगा, फायदा देखो क्या होगा, एक a स्क्वायर को एक b स्क्वायर को मिला दो तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। एक और a बचा हुआ था आपके सामने, तो उस a को c के साथ मिला दो, वो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2c है, वो क्या बना, a माइनस c का होल स्क्वायर, और जो एक बचा वो क्या बना, b माइनस c का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है कि किसी भी चीज का होल स्क्वायर वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। आपको पता होगा कि किसी भी चीज का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज 0। 0 है मिनिमम वैल्यू, उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है हमेशा, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ वाई एक्सिस के एवं ही बनता है, 0 को टच करता है वाई एक्सिस से एवं। तो ये नंबर कभी निगेटिव हो नहीं सकता। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू तो 0 होगा। और हमें क्या बनाना है, ये पूरे को 0 भी तो बनाना है ना भाई, पूरे को 0 भी बनाना है। तो दोनों केस अब मिला दो, ये नंबर पूरे को 0 भी बनाना है और ये खुद का टर्म निगेटिव हो नहीं सकता। तो कब 0 बनेगा, एक ही कंडीशन पॉसिबल है, जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए और तीनों इक्वल होके क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, c माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a इक्वल टू b इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। तीनों क्या है, 0 होना पड़ेगा तीनों को। अगर तीनों 0 हो जाए तो देखो ना, तीनों बराबर भी तो है। पहला बात, तीनों बराबर है, तीनों 0। दूसरा कंडीशन ये a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल सर, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तो आपको बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि ये वाला जो चीज है ना, ये वाला, इसको आपको तोड़ना आना चाहिए इसमें, ताकि आप चीजों को विजुअलाइज कर सको कि सर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। हम लोग को सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं देखना, जितना टोटल पॉसिबल चीजें हो सकती है वो सारा आपको देखना है। तो जीरो सबको पता है यार, उसमें कौन सा बड़ा बात है। ठीक है, तो ये चीजें यहां तक निकल के आती है। अब एक और लिखो 10वां पॉइंट में, 10वां लिखो कि आपके सामने एक और फैक्टराइज आएगा, बहुत कॉमन आएगा, a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग कैसे तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन फैक्टराइजेशन ये पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। अब आया कैसे, मैंने तो आपको आपके सामने लिख दिया, अब आया कैसे, अब आया कैसे इसको जरा मैं आपको बता दूं। आज के बाद जैसे मुझको याद है ये सारा चीज आप लोग को भी याद होना चाहिए, तब फायदा होगा, नहीं तो फिर इतना सारा लेक्चर देखने से करने से कुछ फायदा होता नहीं है। अगर जब तक आप पूरे सारी चीजों को अच्छे से नहीं कर सको तब तक कोई फायदा नहीं लेक्चर। ऐसे 1000 लेक्चर आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, पहले बोल रहा हूं। तो जब आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, तो नोट्स को लेके रखो वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखते समय कहीं आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को पॉज करो, नोट्स लिखो, या क्वेश्चन वगैरह देता हूं तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, वो सारी चीजें आदत डाल लो। अब देखो इस वाले चीज को हम लोग ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 जो है ना, इसको ऐसा कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या बन जाता है, ये बनता है a4 प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर, यही तो बना। लेकिन हम लोग को लाना क्या है, a4 तो a4 है, 1 तो 1 है, लेकिन हम लोग के पास 2a स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर से माइनस कर देंगे, खत्म बात, माइनस कर दिए, हो गया काम। अब क्या बना, अब फिर से वो फॉर्मूला लगा दो, पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी है माइनस बी, हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, और क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, यही मैं लिखा हूं यहाँ पे। तो चीजों को देखना आना चाहिए आपको कि ऐसा चीज अगर आपके सामने आगे मिले तो आप चीजों को आराम से कर लो। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखाया था सम इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इस पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन लिखो, इफ x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2, देखो इरेशनल नंबर मैंने लिखा है x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2, देन यू हैव टू फाइंड पहला पार्ट x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, आपको x प्लस 1 बाई एक्स निकालना है, दूसरा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, तीसरा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है, चौथा x4 प्लस 1 बाई x4 निकालना है। आपको लग रहा है सर ये बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लेगा, बहुत ज्यादा लेंदी होगा कैलकुलेशन, तो लेंदी होगा, लेकिन आपको उस तरीके से करना ही नहीं है ना। आपको स्मार्ट तरीके से काम करो कि चीजों को कैसे आसान से किया जा सकता है, पहला बात। अब क्वेश्चन देखते के समय, देखते के टाइम में आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भैया ये लिखा हुआ है हम भी ऐसा कर देते हैं, चलो क्या दिक्कत है, जो लिखा वही बोला गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 2, अब लेते रहो भाई एलसीएम, बनता जाएगा। तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है ना, इसको इस सब तरीके से मत सोचा करो, ऐसे क्वेश्चन लेंदी होगा। आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रेशनलाइजेशन आप कर चुके हो, पहले 1 बाई एक्स का वैल्यू निकाल लो, किसका निकाल लो, 1 बाई एक्स का। तो 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस रूट 2, दो क्वेश्चन कितना आसान से बन जाएगा, देखते रहो। अगर पहले हम इसको रेशनलाइज करते तो रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2। अब देखो ऊपर वाला टर्म क्या आ गया, रूट 3 माइनस रूट 2 आ गया, नीचे वाला टर्म देखो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो यही वाला नंबर आ गया। समझ रहे हो बात, आप क्या बोला, तो 1 बाई एक्स का वैल्यू ये आ गया, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे सामने। अब x भी लिखा हुआ है, x दिया हुआ ये और 1 बाई एक्स दिया हुआ ये दोनों को जब जोड़ोगे तो 2 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, इसका आंसर आ गया बच के 2 रूट 3, आसान सा आंसर आ गया। आप उतना अगर एलसीएम लेते यहाँ पे क्या मिलता आपको, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाता। तो ये सब चीजों को ध्यान रखें, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे के समय में आप ये गलती दोबारा ना करें। आप फिर से अगर गलती कर रहे हो तो यहाँ फिर लेक्चर सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। अब सर ये वाला कैसे करें, यहाँ पे अगेन आपको फिर से दिमाग लगाना है कि ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या,
ये सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो पहला पार्ट हम लोग देखे थे कि 1/x पहले कैलकुलेट करो देन दोनों को जोड़ दो। अब सेकेंड पार्ट जो आता है अगेन यहाँ पे हम लोग को ये दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर मान लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखना है तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्स्ट्रा टर्म क्या आता है? प्लस 2ab। तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस 2ab घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? कि जब इसको आप एक्सपैंड करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab दोनों क्या आ जाए? कट जाए और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाए। जैसे ही आप ऐसा करोगे कि सर इसको हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको ऐसा लिख देते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इसको क्या करते हैं? माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। जैसे ही आप करते 2 इंटू एक्स इंटू 1/x तो ये तो आपस में ही कट गया, खत्म। अब इसका वैल्यू तो आपको पहले से ही मालूम है क्या है? 2√3। तो 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 चौक 12, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो इस तरीके से देखो x प्लस 1/x को कैसे निकाला, पहले 1/x को कैलकुलेट करना, उसके बाद ये क्वेश्चन में अगेन थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको खुद से करके लाना है। अगेन यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला और यहाँ पे क्या लगाएंगे? a स्क्वायर प्लस 1/x², क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू अब आपको पता चल गया है। तो इस वैल्यू को यूज करके इसको बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, आंसर लाओ और कमेंट करो कि मेरा ये वैल्यू आया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं। बाकी कल से जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक का लेक्चर में जो भी था सब बेसिक कंसेप्ट आपको बताया गया है। अगला जो लेक्चर आने वाला है वो मेन अब 11th का समझ लो कि नया कंसेप्ट आपके सामने आने वाला है, कुछ नई नई चीजें जो अभी तक आप लोग के सामने नहीं आई थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।